हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के व्यंजक प्राप्त किए थे और साथ में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में हमने प्राप्त किया था, ठीक है ना। पिछले व्यंजक में हमने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ा था और प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। जब हमने प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था तो आपने प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के लिए कुछ व्यंजक प्राप्त किए थे। वो व्यंजक कुछ इस प्रकार से थे। एक तो था n21 बराबर था हमारे पास में साइन डेल्टा m प्लस a बट्टा 2 और बट्टा साइन a बट्टा 2, ये है। और उसके बाद में n21 का हो गया। उसके बाद में अगर अपन देखें आगे तो एक था हमारे पास में n21 का मान था हमारे पास में डेल्टा m प्लस a बट्टा a और डेल्टा m का मान था हमारे पास में n21 माइनस 1 और इंटू में आ गया हमारे पास में a। ये तीन व्यंजक आपने प्राप्त किए थे और इसी में आपने अगर ये बोल दिया था कि यदि प्रथम माध्यम तो वायु है और द्वितीय माध्यम क्या है हमारे पास में कांच है, तो उस स्थिति में n21 की जगह आपने n लिखा था, तो ये व्यंजक हो गया n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बट्टा 2 बट्टा साइन a बट्टा 2, ये था। इसके अलावा यहाँ पे n का मान आ जाएगा डेल्टा m प्लस a बट्टा a और यहाँ से डेल्टा m का मान आ जाएगा n माइनस 1 इंटू a, ठीक है ना। मतलब ये आप बोल सकते हो कि इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रिज्म से जो अपवर्तित प्रकाश होता है उस अपवर्तित प्रकाश के लिए जो विचलन कोण होता है वो प्रिज्म के अपवर्तनांक और उस प्रिज्म के प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अब चूंकि प्रिज्म के हिसाब से जो प्रिज्म कोण है ए, ये तो नियत रहेगा, है ना। तो बेसिकली ये निर्भर किस पे करता है हमारे पास में, किस पर निर्भर करेगा, ये अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। और ये हमें पता है कि अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं, इसलिए विचलन कोण का मान अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग प्राप्त होता है। इसीलिए एक अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके विचलन कोण अलग अलग होने से उनके जो प्रतिबिंब है वो अलग अलग बिंदुओं पर बनते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। अब उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में, ठीक है। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में जब आपने पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश जो होता है, जब वो प्रिज्म पर आपतित होगा तो वो 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। और वो जो 7 वर्ण होते हैं वो बेंजानी हैप्पी नाला के अनुसार होते हैं, ठीक है। बेंजानी हैप्पी नाला, ठीक है। इसको इंग्लिश में आपने सीक्वेंस बोला था विबग्योर के अनुसार होते हैं, ठीक है। ये विबग्योर के अनुसार होते हैं। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो बेंजानी हैप्पी नाला और ये या फिर ये विबग्योर के अनुसार होते हैं। इसमें आपने बोला था कि बैंगनी रंग जो होता है इसमें विचलन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग में विचलन सबसे कम होता है। मतलब ये विचलन के लिए घटता क्रम हो गया, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, अवरोही क्रम हो गया, ठीक है। समझे आप मेरी बात को। सबसे ज़्यादा विचलन किस में है, बैंगनी में, और सबसे कम विचलन किस में, लाल में। मतलब बैंगनी से कम होगा जामुनी में, जामुनी से कम नीले में, नीले से कम हरे में, हरे से कम पीले में, पीले से कम नारंगी में और नारंगी से कम लाल में। इस प्रकार से विचलन होगा विबग्योर के अनुसार। उसके बाद में अगर अपन देखें तो विचलन का उल्टा आपने बोला था तरंगदैर्ध्य को। तो जो तरंगदैर्ध्य होती है वो बैंगनी रंग में आपने बोला विचलन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब इसमें जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम होगी। और लाल रंग में विचलन सबसे कम होने के कारण से इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। उसके बाद में आपने चाल के बारे में पढ़ा था। चाल तो विचलन की उल्टी होती है ना। विचलन जितना ज़्यादा होगा चाल उतनी कम होगी। अब चूंकि बैंगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे ज़्यादा होता है, बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी जो चाल है वो सबसे कम होगी, ठीक है। ऐसे ही लाल रंग का जो विचलन है वो सबसे कम होता है, इसका मतलब इसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बातें आपने पढ़ी थी इसके अंदर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के अंदर, ठीक है ना। वर्ण विक्षेपण में हमने ये भी बोला था कि ये जो रंगों का क्रम होता है इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं और प्रिज्म से प्राप्त होने वाले इस स्पेक्ट्रम को हम लोग दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। समझे आप मेरी बात। और इसमें आपने बोला था कि अगर जो सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं, जो कि 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। अब इसके आगे अगर अपन देखें उसके बाद में हमने इसका कारण भी देखा था। वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है भाई, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, सीधी सी बात है।
भाई अलग अलग रंगों की भी किसी माध्यम के अंदर जो चाल होती है ना, प्रकाश के विभिन्न रंगों की किसी माध्यम में चाल भिन्न भिन्न होने के कारण से वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को। और यहाँ पे आपने कोणीय क्या बोलते हैं इसको, वर्ण विपथन दोष भी पढ़ा था, है ना, एक टॉपिक और पढ़ा था हमने इसके बाद में, वर्ण विपथन दोष, ठीक है। तो ये जो वर्ण विपथन दोष है ये आपने पढ़ा था, ये केवल लेंसों में पाया जाता है। आपने बोला था ना, किसी लेंस के द्वारा किसी श्वेत वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रंगीन और अस्पष्ट बनता है, और लेंसों के इस दोष को हम क्या कहते हैं, वर्ण विपथन दोष कहते हैं। ये केवल लेंसों में पाया जाता है दोष, यह दोष दर्पणों में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, समझे आप मेरी बात को। ये था वर्ण विपथन दोष, ठीक है। वर्ण विपथन दोष दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अक्षीय वर्ण विपथन दोष और दूसरा होता है हमारे पास में पार्श्वीय वर्ण विपथन दोष, ठीक है ना, अक्षीय और पार्श्वीय वर्ण विपथन दोष, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में। अब आगे देखें, अगर अपन इसमें वर्ण विपथन दोष जो होता है इसे दूर करने के लिए किसी एक लेंस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसको दूर करने के लिए हम लोग लेंसों के एक युग्म का प्रयोग करते हैं, और उस युग्म में लेंसों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक रंग का प्रतिबिंब किसी एक ही बिंदु पर प्राप्त हो, ठीक है ना, प्रत्येक रंग का प्रतिबिंब किसी एक ही बिंदु पर प्राप्त हो, ठीक है। और इस प्रकार का ये जो लेंस युग्म हम बनाते हैं इसे हम लोग बोलते हैं अवर्णक लेंस युग्म, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, अवर्णक लेंस युग्म कहते हैं। और लेंसों के इस युग्म का ये जो गुण होता है ना, इस वर्ण विपथन दोष को दूर करने का, ठीक है ना, इस युग्म इस गुण को हम क्या कहते हैं, अवर्णकता कहते हैं, ठीक है। मतलब इस लेंस युग्म को तो हम बोलेंगे अवर्णक लेंस युग्म, और उनका ये गुण है इस वर्ण विपथन दोष को दूर करने का, उसको हम क्या बोलेंगे, अवर्णकता, है ना, अक्रोमेटिज्म। अब उसके बाद में हमारा टॉपिक है कोणीय विक्षेपण। देखो अब हमारा टॉपिक क्या है, कोणीय विक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, देखो, है ना। कोणीय विक्षेपण, पहले तो आप एक बात का ध्यान रखना, ये आपके सिलेबस में नहीं है भाई, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया इस पे, है ना, ये सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं पूछा जाएगा, स्टार लगा दिया मैंने, आपके नोट्स के अंदर है लेकिन ये इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। तो आपने प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था, और अपवर्तन से आपने प्रकाश के विचलन के बारे में भी अध्ययन किया था, और उस विचलन कोण को आपने किससे दर्शाया था, डेल्टा से दर्शाया था। इस विचलन कोण को हमने किससे दर्शाया था, डेल्टा से दर्शाया था ना। तो ये क्या होता है हमारे पास में, बैंगनी रंग और प्रिज्म से जो अपवर्तित प्रकाश होता है या प्रिज्म से निर्गत प्रकाश जो होता है उसमें बैंगनी रंग और लाल रंग के विचलनों का अंतर, बैंगनी रंग में विचलन सबसे ज्यादा था, सीधी सी बात है, बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा था और लाल का सबसे कम था, है ना। ये कोने पे थे दोनों के दोनों, बाकी के सारे रंग तो इनके बीच में ही आ रहे थे, है ना। तो बैंगनी रंग और लाल रंग के विचलनों का जो अंतर होता है ना, उसको हम किससे दर्शाते हैं, क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण कहते हैं। ये जो कोणीय विक्षेपण होता है इसे थीटा से दर्शाया जाता है, ठीक है। कोणीय विक्षेपण को किससे दर्शाते हैं, थीटा से दर्शाते हैं। तो यहाँ से थीटा का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, बैंगनी रंग और लाल रंग के विचलनों का अंतर। तो बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है, डेल्टा, कौन से रंग का, बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग को इंग्लिश में आपने क्या बोल दिया, वॉयलेट, वी, और लाल रंग को इंग्लिश में हमने बोल दिया रेड यानी आर। तो बैंगनी रंग के विचलन और लाल रंग के विचलन का ये जो अंतर है इसको हमने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। समझ गए आप मेरी बात को। तो लेकिन ये क्या होता है हमारे पास में, देखो आपने डेल्टा का मान पीछे प्राप्त भी करना था। देखो चूंकि हमें पता है डेल्टा बराबर हमारे पास में क्या होता है, n-1 इंटू में ए होता है क्या, इसलिए डेल्टा v का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, n यानी अपवर्तनांक कौन से रंग के लिए, v यानी वॉयलेट यानी बैंगनी रंग के लिए, -1 इंटू में a यानी कि प्रिज्म कोण। ये तो नियत है ना। और डेल्टा r का मान हमारे पास में देखो क्या आ जाएगा, n(r-1) इंटू में a। अब इन दोनों को मान आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो अतः यहाँ से हमारे पास में देखिए क्या हो जाएगा, अतः यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास में डेल्टा v का मान हो गया हमारे पास में nv-1 इंटू a माइनस डेल्टा r का मान हो गया हमारे पास में nr-1 इंटू a, ठीक है। अब यहाँ से देखो a कॉमन आता है, तो a कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, nv-1 और इस माइनस को अंदर गुणा कीजिए तो माइनस का तो हो गया nr और -1 प्लस में हो गया 1 और a आ गया कॉमन हमारे पास में। यहाँ पे देखो -1 और +1 तो हो गए कैंसिल। तो यहाँ से थीटा का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा,
एन वी माइनस में एन आर और इंटू में आ गया ए, ये आ गया हमारे पास में थीटा का मान, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास में कोणीय विक्षेपण। तो कोणीय विक्षेपण के बारे में हमने क्या बोला था, कोणीय विक्षेपण के बारे में हमने कहा था कि बैंगनी रंग और लाल रंग के विचलनों का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण कहते हैं, और इसे हम थीटा से दर्शाते हैं। बैंगनी रंग और लाल रंग के विचलनों के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं और इसे थीटा से दर्शाते हैं। और इसका जो व्यंजक है वो कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। अब इसका एसआई मात्रक देखो आप, इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका एसआई मात्रक रेडियन तथा यह विमाहीन धनात्मक यानी पॉजिटिव अदिश राशि है, अदिश राशि है। लेकिन एक बात आप ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि इसका मान जब अधिक होगा तो इसका मान अधिक होने पर स्पेक्ट्रम की चौड़ाई अधिक होगी। जो आपको रंगों का जो क्रम प्राप्त हुआ था ना बेंजानी हैप्पी नाला के अनुसार, वो अधिक दूरी में फैला हुआ मिलेगा, उसकी चौड़ाई अधिक होगी, ठीक है ना। तो इसका मान अधिक होने पर स्पेक्ट्रम की चौड़ाई अधिक होगी, स्पेक्ट्रम की चौड़ाई अधिक होगी, ठीक है। अब इसके बाद में अगर अपन देखें, ये तो एक टॉपिक था हमारे पास में कोणीय विक्षेपण जिसको आपने थीटा से दर्शाया था। अब दूसरा हमारे पास में टॉपिक है वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है ना। देखो वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है। और ये जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है इसे हम ओमेगा से दर्शाते हैं, ओमेगा डब्ल्यू के जैसा ही होता है, इससे दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा देखना। अच्छा, इस पर भी मैं ये स्टार लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है ना। तुम्हारी किताबें नहीं दे रखा है, ये पेपर के दृष्टिकोण से नहीं है। तो देखो वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में अगर अपन पढ़ें तो ओमेगा बराबर हमारे पास में क्या होगा, किसी प्रिज्म से प्राप्त प्रकाश के लिए कोणीय विक्षेपण यानी थीटा, जो प्रिज्म से प्रकाश निर्गत होता है उस निर्गत प्रकाश के लिए कोणीय विक्षेपण यानी थीटा, और लाल रंग के विचलन पीले रंग के विचलन यानी कि डेल्टा वाई का जो अनुपात होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता बोलते हैं, ठीक है ना। इसे हम ओमेगा से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा सकता है, किसी प्रिज्म से निर्गत प्रकाशों के कोणीय विक्षेपण, किसी प्रिज्म से निर्गत प्रकाश के कोणीय विक्षेपण और पीले रंग के विचलन के अनुपात को हम क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए, आपने डेल्टा ने इस थीटा का मान अपने पीछे क्या प्राप्त किया, एन वी माइनस एन आर इंटू में ए, ये हमने थीटा का मान लिख दिया यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास में एन वी माइनस में एन आर और इंटू में ए बट्टा डेल्टा वाई का मान हमने हमारे पास में यहाँ से देखो क्या हो जाएगा इसके अनुसार, एन वाई माइनस ए इंटू वन इंटू एन वाई माइनस वन इंटू में ए से ए कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास में ओमेगा बराबर आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया तो ओमेगा बराबर आ गया एन वी माइनस में एन आर और बट्टा में आ जाएगा एन वाई माइनस में वन, ये आ गया ओमेगा का मान। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ओमेगा होता है या वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है ना, ये मात्रक व विमाहीन राशि है, ठीक है ना, धनात्मक अदिश राशि है, सो ठीक है। यह है मात्रक व विमाहीन धनात्मक को कई जगह पर हम लोग ऐसे लिख देते हैं प्लस वीई करके, है ना, पॉजिटिव धनात्मक अदिश राशि है।
आगे मेरी बात समझ में आपको? ये था हमारे पास में वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में, ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में आपने पढ़ा था। अब उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समझे आप मेरी बात को? ये जो चैप्टर ये अपने अंत की ओर है, समापन की ओर है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब हम देखें यहाँ से प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करें। देखिए, तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन हमारे पास में क्या होता है। हालांकि प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में हमने पीछे चर्चा नहीं की है, लेकिन कुछ चीजें जो हमने पढ़ रखी है उन्हीं के आधार पे आगे बढ़ेगा, है ना। पहले तो आप ये बताइए, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो आप बोल रहे हैं, है ना, इसके बारे में देखने से पहले श्वेत प्रकाश क्या होता है हमने पीछे पढ़ा था। और श्वेत प्रकाश कौन सा होता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है, ठीक है। और जब ये जो श्वेत प्रकाश है किसी खुरदरे वायुमंडलीय पृष्ठ पर आपतित होता है तो यह सभी दिशाओं में फैल जाता है, ठीक है ना। और ये जो परिघटना होती है इसके सभी दिशाओं में फैल जाने की, ये परिघटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। समझे आप मेरी बात को, है ना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अब इसमें हमने क्या बोला, जब श्वेत प्रकाश किसी खुरदरे वायुमंडलीय पृष्ठ पर आपतित होती है ना, जब श्वेत प्रकाश किसी खुरदरे वायुमंडलीय पृष्ठ पर आपतित होता है तो यह सभी दिशाओं में फैल जाता है, ठीक है ना। और इसके इन सभी दिशाओं में फैल जाने की जो घटना होती है क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। जब श्वेत प्रकाश किसी खुरदरे वायुमंडलीय पृष्ठ पर आपतित होता है तो सभी दिशाओं में फैल जाता है और यह परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है, ठीक है ना। प्रकीर्णन के लिए रेले नाम के एक वैज्ञानिक की कसौटी थी, उसने कुछ बातें बताई थी। प्रकीर्णन के लिए प्रकीर्णन के लिए रेले की कसौटी क्या होती है हमारे पास में? रेले ने हमें बताया था कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की जो मात्रा होती है, रेले ने हमें बताया था कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की जो मात्रा होती है वो, या फिर आप प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता भी बोल सकते हैं। तो रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा या प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के विक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के विक्रमानुपाती होती है। देखना, रेले ने हमें क्या बताया था कि प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा या फिर इसको आप बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, ये विक्रमानुपाती किसकी होती है? आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के, है ना। जो तरंगदैर्ध्य है उसकी चतुर्थ घात के विक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। तरंगदैर्ध्य को आप किससे लिख सकते हो? लैम्डा से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात की विक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से हमें एक बात ये पता चल जाएगी, देखो तरंगदैर्ध्य सीधी सी बात है, तरंगदैर्ध्य जितनी ज़्यादा होगी प्रकीर्णन उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की। इसीलिए हमने बोला था कि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है, इसका मतलब इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, ठीक है ना। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? बैंगनी रंग की। तो इसीलिए हमने बोला था कि बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। समझे आप मेरी बात को? तो अभी तक आपने प्रकीर्णन की परिभाषा देखी है और उस परिभाषा के आधार पर आपने ये कहा था, परिभाषा में हमने कहा था कि जब श्वेत प्रकाश किसी खुरदरे वायुमंडलीय पृष्ठ पर आपतित होता है तो ये सभी दिशाओं में फैल जाता है और यह परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। यह परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है, ठीक है ना। और प्रकीर्णन के लिए रेले नाम के एक वैज्ञानिक ने भी अपनी कसौटी दी थी और उन्होंने बताया था कि प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा बोल दीजिए या फिर प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है यह आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के उत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। समझे आप मेरी बात को? अब इसके बाद में अगर अपन देखें आगे तो
प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में आपने देख लिया। प्रकीर्णन के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में प्रत्यास्थ प्रकीर्णन और एक होता है हमारे पास में अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, जिसे हम रमन प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है ना। जिसे हम रमन प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्यास्थ प्रकीर्णन बोल दीजिए या फिर अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन बोल दीजिए। प्रत्यास्थ प्रकीर्णन एक तो ये है, दूसरा होता है अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, जिसे हम रमन प्रभाव बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये प्रत्यास्थ प्रकीर्णन क्या होगा, जैसे आपने प्रकीर्णन की परिभाषा के बारे में पीछे देख लिया, प्रकीर्णन के लिए रेले की कसौटी आपने देख ली, और यहाँ पे आपने बोला था कि जो प्रकीर्णन है तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी अगर प्रकाश की, तो प्रकीर्णन की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमने पीछे कहा भी था और यहाँ पे भी ऐसा ही है। सीधी सी बात है, लाल रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होने के कारण से इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, और बैंगनी रंग के लिए तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होने के कारण से इसका प्रकीर्णन अधिकतम होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो प्रकार है प्रकीर्णन के प्रकार के बारे में अगर अपन देखें तो प्रत्यास्थ प्रकीर्णन है, ठीक है ना। प्रत्यास्थ प्रकीर्णन में आपने क्या बोला था, यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और प्रकीर्णन के बाद में जो आपको प्रकाश मिल रहा था प्रकीर्णित प्रकाश उसकी तरंगदैर्ध्य ये दोनों समान है, तो इस प्रकीर्णन को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है ना। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बराबर है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन बोलेंगे, ठीक है ना। यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बराबर है प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की, तो ये प्रकीर्णन कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन हो जाएगा। और दूसरा होता है हमारे पास में अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, जिसे हम रमन प्रभाव भी कहते हैं। अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन या फिर इसे हम लोग रमन प्रभाव भी कहते हैं, या फिर इसे हम लोग रमन प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें रमन भारतीय वैज्ञानिक का नाम था ना, सीवी रमन, उन्होंने ही बताया था इसके बारे में, इसलिए इसको रमन प्रभाव भी नाम दे दिया था। इसमें क्या होगा, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और प्रकीर्णित प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है वो समान नहीं होंगी, ठीक है ना। तो यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बराबर नहीं है प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की, ठीक है, समान नहीं है प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो इस स्थिति में जो प्रकीर्णन होता है वो अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन या फिर रमन प्रभाव कहलाता है, ठीक है ना। ये जो प्रकीर्णन था इसकी परिभाषा आपने देख ली, अब प्रकीर्णन के प्रकार आपने देख लिए, और प्रकीर्णन के लिए जो रेले की कसौटियाँ थी उसके बारे में आपने देख लिया, ठीक है ना। और इसके आधार पे हमें आगे कुछ चीज़ों को देखना है, ठीक है। लेकिन आगे कुछ चीज़ों को देखने के लिए मैं पहले आपको पीछे की ही एक पॉइंट को रिपीट करता हूँ। मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, कौन सा मान किस में अधिकतम होता है, कौन से रंग के लिए किसका मान न्यूनतम होता है, ठीक है ना। याद रखने के लिए ट्रिक भी आपको बताई थी। अब मैं दोबारा वो एक बार बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो हमारे प्रकीर्णन से संबंधित दैनिक जीवन में जो प्रकीर्णन के अनुप्रयोग होते हैं उनमें हमारे वो काम में आती है, ठीक है ना। समझे आप मेरी बात को, जो उदाहरण हम देखते हैं पूरे दैनिक जीवन के अंदर उसमें हमारे काम में आती है। तो देखिए क्या होता है, देखना, हम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से हमने रंगों का क्रम प्राप्त किया था। 7 रंग थे वो बेंजानी हैप्पी नाला के अनुसार। उसमें हम लोग केवल बैंगनी और लाल रंग के लिए देख रहे थे, बाकी सारे रंग बीच में ही थे उनके, है ना। तो उनके जो मान रहेंगे वो बीच के ही रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें, रंग हमें 2 ही लेने हैं यहाँ पे। एक तो हमने ले लिया बैंगनी और दूसरा हमने ले लिया लाल, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा करें, देखिए क्या होता है हमारे पास में। सबसे पहला हमारा जो गुण है वो हमने देखा था विचलन के बारे में, है ना। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में हमने बोला था कि जो विचलन होता है बैंगनी रंग के लिए वो अधिकतम होता है, ठीक है ना, और लाल रंग के जो विचलन होता है वो न्यूनतम होता है, बोला था हमने। उसके बाद में आगे देखें अगर, तो दूसरा गुण हमारे पास में क्या था, तरंगदैर्ध्य, ठीक है।
और जो तरंगदैर्ध्य होती है वो विचलन के लिए व्युत्क्रम होती है। तो सीधी सी बात है, विचलन अधिकतम है बैंगनी रंग का, तो इसकी जो तरंगदैर्ध्य है वो न्यूनतम हो जाएगी, और लाल रंग का विचलन न्यूनतम है, इसलिए इसकी तरंगदैर्ध्य अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। फिर आगे देखें अगर हम इसमें, तो तरंगदैर्ध्य के बाद में दूसरा जैसे हमारे पास में हो गया आवर्ती, ठीक है, और आवर्ती तरंगदैर्ध्य का व्युत्क्रम है। तो बैंगनी रंग की तो तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होने के कारण से इसकी आवर्ती हो जाएगी अधिकतम, और लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होने के कारण से इसकी आवर्ती हो जाएगी न्यूनतम। ठीक है, आवर्ती के बाद में जैसे हमारे पास में दूसरा गुण आ गया प्रकीर्णन। आवर्ती के बाद में जैसे हमारे पास में दूसरा गुण आ गया प्रकीर्णन। ठीक है, तो प्रकीर्णन के बारे में अगर अपन देखें, बैंगनी रंग जो होता है, अब प्रकीर्णन आपने क्या बोला, तरंगदैर्ध्य का उल्टा है ना। आपने बोला था रेडे कसौटी के अनुसार कि तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी तो प्रकीर्णन का मान कम होगा, और तरंगदैर्ध्य कम होगी तो प्रकीर्णन का मान ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो बैंगनी रंग के लिए आप देखिए, बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है, मिनिमम है, तो इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। और लाल रंग की तरंगदैर्ध्य जो है वो अधिकतम है, इसलिए इसका प्रकीर्णन न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को। प्रकीर्णन के बाद में जैसे आगे हमारे पास में प्रकाश की चाल, और चाल जो है वो किसका उल्टा होती है, विचलन का। विचलन ज्यादा होगा तो चाल कम होगी, और विचलन कम होगा तो चाल ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तो बैंगनी रंग के लिए देखो, अब विचलन सबसे ज्यादा होता है, बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी चाल जो है वो न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, और बैंगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए सॉरी, विचलन न्यूनतम होने के कारण से इसकी चाल किसी माध्यम में अधिकतम होती है। ठीक है, और अब हम देखें अंतिम पॉइंट एक था हमारे पास में अपवर्तनांक। ठीक है, क्या था हमारे पास में, अपवर्तनांक था। ठीक है, तो अपवर्तनांक था, तो यहां से अगर अपन देखें तो अपवर्तनांक जो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आपने पीछे पढ़ा भी था, अपवर्तनांक n बराबर हमारे पास में क्या होता है, c/v। तो यहां से हमने बोला था n जो है ये व्युत्क्रमानुपाती है किसके, v के। ठीक है, यानी चाल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो सीधी सी बात है, चाल ज्यादा होगी तो अपवर्तनांक कम हो जाएगा, और चाल कम होगी तो अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा। अब बैंगनी रंग के लिए अगर हम बात करें तो चाल न्यूनतम है, चाल न्यूनतम है, तो बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होगा वो अधिकतम हो जाएगा। बैंगनी रंग के लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा, और लाल रंग के लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। बाकी रंगों का तो इनके बीच में ही चलेगा, है ना। ये था हमारे पास में। ठीक है, ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जो आपने पीछे देखा तो था, लेकिन चूंकि हमने उस समय प्रकीर्णन के बारे में नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको ये दोबारा बताया है। ठीक है, अब आगे आप देखो, प्रकीर्णन पे आधारित कुछ दैनिक जीवन में काम में आने वाली घटनाएं हैं जो हम देखते हैं। प्रकीर्णन के आधार पर दैनिक जीवन के कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं किस प्रकार से हल हो सकती हैं। ठीक है, इनमें प्रकीर्णन का ही योगदान होगा खाली। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। ठीक है ना, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पहला टॉपिक प्रकीर्णन पे आधारित दैनिक जीवन की पहली घटना, जो आप कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हो। स्वच्छ आकाश का नीला रंग। स्वच्छ आकाश का नीला रंग, तो हमारे पास में देखो क्या हो जाएगा, किस प्रकार से हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। स्वच्छ आकाश का नीला रंग जो है किस प्रकार से होता है, देखो ये था। अब इसमें आगे देखें हम लोग। देखो, सीधी सी बात है, जिस रंग का जो प्रकीर्णन है वो न्यूनतम होगा, जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा ना, उस सबसे कम प्रकीर्णन वाले रंग को तो वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। ठीक है ना, वायुमंडल अवशोषित कर लेगा। बचा हुआ सबसे ज्यादा रंग वाला जो प्रकीर्णन होगा वो आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, तो देखो जो विचलन होता है ना, जो स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त होता है वर्ण विक्षेपण के अंदर, वो हमें बेंजानी हैप्पी नाला के अनुसार प्राप्त होता है। ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को। और यहाँ आपने बोला था कि बैंगनी रंग जो होता है इसकी तरंगदैर्ध्य जो है वो न्यूनतम होती है, देखो, है ना, और लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो अधिकतम होती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये तो लैम्डा यानी तरंगदैर्ध्य के बारे में था। अब यहाँ पे आप देखो प्रकीर्णन के बारे में, तो सीधी सी बात है, जो प्रकीर्णन होगा वो बैंगनी रंग के लिए तो हो जाएगा अधिकतम। ठीक है ना, और लाल रंग के लिए हो जाएगा न्यूनतम। ठीक है ना,
समझे आप मेरी बात को। लेकिन हमें बैंगनी और नीले लाल के बारे में नहीं देखना, हमें देखना है नीले रंग के बारे में, ठीक है ना। तो ये देखो, ये नीला रंग है ना, इस नीले रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो बैंगनी से तो ज़्यादा होगी लेकिन लाल से कम होगी, ठीक है ना। और इसका जो प्रकीर्णन होगा वो बैंगनी से तो कम होगा और लाल से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। समझे आप मेरी बात को। इसका प्रकीर्णन लाल रंग से ज़्यादा होता है। तो वास्तव में प्रकीर्णन जो होता है, देखो सीधी सी बात है, हम ये बोल सकते हैं कि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होने के कारण से इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है और यह वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाता है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होने के कारण से इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है और यह वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाता है, ठीक है ना। नीले रंग के बारे में अगर आप बोलते हैं तो नीले रंग में हम ये कह सकते हैं कि नीले रंग की जो तरंगदैर्ध्य है, नीले रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो लाल रंग से कम होती है। नीले रंग की तरंगदैर्ध्य लाल रंग से कम होने के कारण से इसका प्रकीर्णन जो है वो लाल से ज्यादा होता है, ठीक है। नीले रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो लाल से कम होने के कारण से इसका प्रकीर्णन लाल रंग से अधिक होता है, ठीक है ना। समझे आप मेरी बात को। तो सीधी सी बात है, नीले रंग का अगर नीले रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो लाल से कम होगी, भाई लैम्डा का मान कौन से कलर के लिए, नीले कलर के लिए कम होता है, लैम्डा का मान किसके लिए, लाल कलर के लिए, ठीक है ना। सीधी सी बात है, नीले रंग की तरंगदैर्ध्य जो लाल रंग से कम है और नीले रंग की तरंगदैर्ध्य अगर लाल रंग से कम है तो इसका मतलब है इसका जो प्रकीर्णन है वो लाल रंग से तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि प्रकीर्णन जो है वो तरंगदैर्ध्य के समानुपाती है। अब चूंकि नीले रंग की तरंगदैर्ध्य कम है तो इसका प्रकीर्णन जो है वो ज्यादा होगा लाल रंग की तुलना में, ठीक है। लेकिन वास्तव में बैंगनी रंग जो होता है ना, इसकी तरंगदैर्ध्य तो नीले से भी कम है, तो इसका जो प्रकीर्णन है वो तो लाल इस नीले से भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। फिर लाल रंग को तो हमने शुरू में ही खारिज कर दिया, शुरू में ही हमने समाप्त कर दिया, लाल रंग की कहानी तो हमने शुरू में ही खत्म कर दी। हमने कह दिया था कि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है इसलिए इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है और ये न्यूनतम प्रकीर्णित रंग जो है ये वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाता है, ठीक है। ये हमने शुरू में कह दिया था। इसमें बाद में हमने बोला था कि नीले रंग की तरंगदैर्ध्य लाल रंग से कम होने के कारण से इसका प्रकीर्णन लाल रंग से अधिक होता है, परंतु वास्तव में बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य नीले से भी कम होती है, इस कारण से इसका प्रकीर्णन तो नीले रंग से भी अधिक होता है। परंतु नीला रंग हमारी आंखों के लिए अधिक सुग्राही होने के कारण से हमें प्रकाश कैसा जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। समझे आप मेरी बात को। नीला रंग हमारी आंखों के लिए अधिक सुग्राही होने के कारण से आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। समझे आप मेरी बात को। ये था स्वच्छ आकाश का नीला रंग, ठीक है। और उसके बाद में जो बादल होते हैं वो आपको सफेद रंग के दिखाई देते हैं, इनका भी कारण होता है, देखो बादलों का सफेद रंग, बादलों का सफेद रंग है ना, ये क्या है इसके बारे में हम चर्चा करें। बादलों का सफेद रंग क्या है, तो देखो बादलों का सफेद रंग के बारे में आप कहानी देखो, उससे पहले ये जो टॉपिक है इसको आप देखो, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखो एक बात तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि अगर जो प्रकीर्णन है वो किसी बड़े वायुमंडलीय कण से होता है, ठीक है ना, जैसे हिमकण किसी बड़े बर्फ के कण से या बादल से ऐसे किसी बड़े कण से होता है, तो सभी रंगों के लिए जो प्रकीर्णन है वो लगभग समान होता है। और अगर सभी रंगों के लिए प्रकीर्णन लगभग समान होगा तो सारे रंगों का प्रतिबिंब एक ही जगह पे बनेगा, और अगर सारे रंगों का प्रतिबिंब एक ही जगह पे बनेगा तो रंग आपको कौन सा दिखाई देगा, सारे रंग मिक्स होने के बाद में सफेद रंग दिखाई देगा। समझे आप मेरी बात को। तो हमने ये बोला था पीछे कि यदि प्रकीर्णन किसी बड़े वायुमंडलीय कण जैसे बादल या हिमकण से होता है तो सभी रंगों का प्रकीर्णन लगभग समान होता है, इस कारण से हमें बादल कैसा दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है, ठीक है ना। बादलों का सफेद रंग, इसके बारे में हमने चर्चा की है और इसमें हमने क्या बोला है कि यदि प्रकीर्णन किसी बड़े वायुमंडलीय कण से होता है, यदि प्रकीर्णन किसी बड़े वायुमंडलीय कण जैसे, बड़े वायुमंडलीय कण कौन से हो सकते हैं, यदि प्रकीर्णन किसी बड़े वायुमंडलीय कण जैसे हिमकण यानी बर्फ का जो कण होता है ना, और या फिर बादल, इनसे होता है तो सभी रंगों के लिए लगभग समान प्रकीर्णन दिखाई देता है, प्रकीर्णन होता है। और सभी रंगों का प्रकीर्णन लगभग समान होने के कारण से, सभी रंगों का प्रकीर्णन लगभग समान होने के कारण से हमें बादल जो है लगभग कैसे दिखाई देते हैं, सफेद दिखाई देते हैं। इसी कारण से जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, चोटी है ना, पहाड़ों की चोटी पर जमी हुई जो बर्फ होती है, बर्फ जमने के कारण से उनका सफेद रंग दिखाई देना, वो भी इसी कारण से होता है, ठीक है ना। समझे आप मेरी बात को। तो ये था। अब तीसरा हमारे पास में है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना। सूर्योदय व सूर्यास्त
के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना। रक्ताभ मतलब लाल रंग का, ब्लड रेड, खून के जैसे एकदम लाल रंग का दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे सूर्य। ठीक है ना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, ये हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में क्या होता है, प्रकीर्णन पर आधारित एक घटना है। ये हमारे पास में प्रकीर्णन पर आधारित एक घटना है। तो इसके बारे में अगर अपन देखें, देखो क्या होगा हमारे पास में, प्रकीर्णन पर आधारित इस घटना के बारे में हमें चर्चा करनी है। देखो कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो देखो सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना क्या होगा, क्यों होगा, इसके बारे में हम चर्चा करें। तो देखिए ये होता क्या है वास्तव में, अगर जो सूर्य से आने वाली अगर जो प्रकाश की जो किरण है जो आ रही है, इसका प्रकीर्णन होना है, अगर प्रकाश की किरण को बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, तो न्यूनतम प्रकीर्णित रंग हमें दिखाई देता है। ठीक है ना, अगर सूर्य के यदि प्रकाश को बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है तो न्यूनतम प्रकीर्णित रंग दिखाई देता है। और चूंकि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, इसे पृथ्वी तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, और इतनी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इस कारण से क्या होता है, इतनी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसके कारण से क्या होता है, न्यूनतम प्रकीर्णित रंग दिखाई देता है। और लाल रंग जो है इसका प्रकीर्णन कैसा होता है, न्यूनतम होता है ना, तो न्यूनतम प्रकीर्णित रंग यानी लाल रंग आपको दिखाई देता है, इसीलिए सूर्य आपको रक्ताभ दिखाई देता है। ठीक है ना, सीधी सी बात है, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है। तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है, तरंगदैर्ध्य का मतलब क्या होता है, तरंग के द्वारा तय की गई दूरी, तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है लाल रंग की। इसलिए आप ये बोल सकते हो कि जो प्रकाश होता है ना, जो तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है मतलब ज्यादा दूरी तय करेगा ये प्रकाश, लाल रंग का जो प्रकाश है ज्यादा दूरी तय करेगा, ज्यादा दूरी से आपको दिखाई दे जाता है। ठीक है ना, इसीलिए खतरों के निशान भी लाल रंग के बनाए जाते हैं, खतरों के जो निशान होते हैं वो भी लाल रंग के बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हमने क्या बोला था, हमने बोला था यदि सूर्य से आने वाले प्रकाश को अत्यधिक दूरी तय करनी पड़ती है तो न्यूनतम प्रकीर्णित रंग हमें दिखाई देता है, इस कारण से न्यूनतम प्रकीर्णित रंग हमें दिखाई देता है। इस कारण से आप ये बोल सकते हो कि लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होने के कारण से इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, इसीलिए हमें सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। ठीक है, समझे आप मेरी बात को, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो हमें रक्ताभ दिखाई देता है। ठीक है, आगे अगर अपन देखें इसमें, अब इसी कारण से हमने बोला था कि जो खतरों के जो निशान होते हैं वो भी हमें लाल रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है ना, खतरों का जो चिन्ह होता है, खतरों के जो निशान होते हैं वो लाल रंग के दिखाई देते हैं, क्योंकि इनकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है, ज़्यादा दूरी से रंग देखे जा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा दूरी से जो रंग है ये देखे जा सकते हैं। समझे आप मेरी बात को। ऐसे ही एक प्रश्न और बनता है हमारे दिमाग में कि अगर आकाश नीले रंग का दिखाई देता है तो अंतरिक्ष यात्री को ये आकाश जो है ये काला क्यों दिखाई देता है, तो क्योंकि अंतरिक्ष में माध्यम अनुपस्थित होता है, कोई माध्यम नहीं होता वहां पे, और माध्यम नहीं होने के कारण से वहां पे प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए हमें अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। ये प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं थी, इनसे आगे की कुछ टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।